हमारे फॉलोअर कमल जी मिश्रा पूछते हैं कि सर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं करने पर क्या पुलिस केस हो सकता है। देखिए, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट यदि आप टाइम पर नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ पेनल्टीज इंपोज की जाती है और आपको बहुत ज्यादा राशि का भुगतान करना पड़ सकता है। लेकिन यदि आपने कोई फ्रॉडलेंट नहीं किया है, कोई चीटिंग नहीं की है और आप किसी कारण से यदि राशि का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में क्रेडिट कार्ड की राशि यदि आप पे नहीं भी करते हैं तो ऐसी अवस्था में आपके खिलाफ पुलिस केस नहीं हो सकता है। केवल और केवल बैंक या एनबीएफसी आपसे उक्त राशि की वसूली के लिए सिविल वाद कर सकती है, रिकवरी का सूट फाइल कर सकती है। इसके अलावा वह आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस फाइल नहीं कर सकती है। और जनरली क्रेडिट कार्ड के मैटर में सेटलमेंट होता है, आप बैठकर उस राशि का सेटलमेंट कर सकते हैं और ओटीएस योजना के अंतर्गत वन टाइम सेटलमेंट के अनुसार आप राशि जमा करवा सकते हैं। यह आपका अधिकार है। चीटिंग नहीं की है, फ्रॉड नहीं किया है तो एफआईआर दर्ज नहीं होगी। हमारे फॉलोअर श्री दिनेश जी नाहर पूछते हैं कि सर कोई पार्टी मेरे मना करने के बावजूद यदि मेरा चेक लगाती है तो मैं क्या करूं। देखिए, आपने किसी व्यक्ति को चेक जारी किया है, यानी कि आपको किसी न किसी पेठे आपको भुगतान करना है। आपने अपने विधिक दायित्व, अपनी लीगल लायबिलिटी के चलते आपने चेक दिया है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति चेक बैंक में पेश करेगा पेमेंट के लिए। लेकिन यदि आप समय चाहते हैं तो आप उससे अनुरोध कर सकते हैं। आप अपने एडवोकेट के जरिए लीगल नोटिस भेजकर आप उससे समय ले सकते हैं कि वह चेक कब तक प्रस्तुत करे। आपको यह बता दूं कि सिक्योरिटी के रूप में दिए गए चेक भी अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत मान्य होंगे। ऐसी अवस्था में आपके पास यही विकल्प है कि यदि लीगल लायबिलिटी के चलते भुगतान को देने के लिए आपने चेक जारी किया है तो क्लियर आपको निर्देश यही है, सुझाव यही है कि आप व्यक्ति से अनुरोध करके लीगल नोटिस देके आप टाइम ले सकते हैं। दिनेश जी वैष्णव पूछते हैं सर खाली चेक हस्ताक्षर शुदा कब तक वैलिड है। देखिए, खाली चेक हस्ताक्षर शुदा जब तक वैलिड रहेगा जब तक आप उस पर तारीख अंकित नहीं कर देते। जब आप उस पर कोई तारीख लिख दोगे तो उस तारीख से वह 3 महीने 90 दिन के लिए वैलिड रहेगा। 90 दिन के अंदर आप उसे बैंक में पेश कर सकते हो भुगतान के लिए। यहां यह कहना भी जरूरी है कि कई खाली रिक्त हस्ताक्षर शुदा चेक आज की तारीख में रद्दी कागज का टुकड़ा बन चुके हैं, क्योंकि कई बैंकें हैं जो एक दूसरे के अंदर मर्ज हो चुकी है और उन बैंकों ने इस प्रकार के नोटिफिकेशन भी जारी किए। यदि ऐसी कोई बैंक है जिनका खाली चेक आपके पास हस्ताक्षर शुदा पड़ा हुआ है, भले ही उस पर डेट अंकित नहीं है लेकिन वह बैंक किसी दूसरी बैंक में मर्ज हो गया है, तो वह चेक आपके लिए केवल रद्दी का टुकड़ा है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन अगर चेक पे तारीख है और लिमिटेशन के अंदर है तो आप रिकवरी का सूट फाइल करके 3 वर्ष के भीतर राशि की वसूली कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोर्ट फीस अदा करनी पड़ सकती है। सुरेश जी शर्मा पूछते हैं कि सर चेक इश्यू करने के बाद चेक कितने टाइम वैलिड रहेगा। चेक इश्यू करने का मतलब यह है कि पार्टी ने चेक पर साइन कर दिए, चेक भरकर आपको दे दिया और उस पर डेट मार्क कर दी, डेट लिख दी। अब उस पार्टी ने जो भी उस पर डेट लिखी है उस डेट से लेकर 90 दिन तक वह चेक वैलिड रहेगा। यानी कि 90 दिन के अंदर आपको उस चेक को अपने बैंक खाते में भुगतान के लिए पेश करना पड़ेगा। यानी कि जिस चेक पर जो तारीख अंकित की गई है वह केवल 90 दिन के लिए वैलिड है। 90 दिन के अंदर आप भुगतान के लिए उस चेक को अपने बैंक में प्रस्तुत कर सकते हैं। 90 दिन बाद यदि पेश करेंगे आप तो बैंक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। चंद जी स्वामी पूछते हैं क्या सर 138 एनआई एक्ट के मामले में ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग साक्ष्य के रूप में, सबूत के रूप में कोर्ट में पेश कर सकते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B के अंतर्गत कोई भी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग आप न्यायालय में बतौर साक्ष्य पेश कर सकते हैं। धारा 65B के शपथ पत्र के साथ में उसके लिए पूरा एक प्रोसेस है कि वो ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग जिस डिवाइस से ली गई है
उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कट कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की एडिटिंग नहीं होनी चाहिए। एज इट इज जिस स्थिति में है उसे आप सीडी के रूप में प्रस्तुत करते हुए उसकी जो ब्रीफ है उसको मेंशन करते हुए आपको एक शपथ पत्र देना होता है, और उस शपथ पत्र के प्रारूप में आप किसी भी प्रोविजन के अंतर्गत, किसी भी केस के अंदर 138 NI एक्ट नहीं, किसी भी मामले के अंदर आप बतौर साक्ष्य ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग को पेश कर। खास फॉलोअर जो हमारे हर वीडियो को लाइक करते हैं उस पर अपनी सार्थक कमेंट करते हैं। उन्होंने सवाल किया हीरालाल जी प्रजापत साहब ने कि सर जीरो FIR क्या होती है। कभी कभी इंसान के साथ कभी ऐसी घटना हो जाती है कि वह उस क्षेत्र की संदर्भित पुलिस थाने में, यानी कि उस क्षेत्र के अंदर जहां घटना कारित हुई वहां के पुलिस स्टेशन में किसी कारण से FIR दर्ज नहीं करा पाता है, और उसे इसकी सूचना पुलिस स्टेशन को देने जरूरी होता है। ऐसी अवस्था में वह किसी दूसरे पुलिस स्टेशन चला जाता है और पुलिस स्टेशन जाकर वह वहां पे अपनी रिपोर्ट देकर अपनी FIR को दर्ज कराता है, और वह FIR उस पुलिस थाने द्वारा उस संबंधित पुलिस थाने को प्रेषित कर दी जाती है, और उसके बाद उस FIR पर अनुसंधान या अग्रिम कार्रवाई शुरू होती है। ऐसी अवस्था में जो FIR दूसरे पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई जिसका कि क्षेत्राधिकार नहीं था और उसने दर्ज की, और उस FIR को दूसरे पुलिस स्टेशन को कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दी गई, वह FIR जीरो FIR कहलाती है। अकबर खान साहब पूछते हैं कि सर कोई व्यक्ति चेक देकर भाग जाए तो क्या करें। देखिए, जिस व्यक्ति ने आपको चेक दिया है और आपने उससे चेक लिया है, बदले में चाहे आपने उसे राशि दी है, कोई सामान बेचा है, कोई सर्विसेज का मामला है, लेकिन यदि आपने चेक लिया है मतलब आपने उस पर भरोसा किया है, और यदि आपको लगता है कि वो व्यक्ति भागने वाला है या भाग चुका है तो आपके पास चेक है, आपका पहला काम आपको चेक बाउंसिंग कराना है। चेक बाउंस हो जाता है, ऐसी अवस्था में आप उसको लीगल नोटिस भेज सकते हैं। हो सकता है आपका चेक क्लियर भी हो जाए, और बाउंस होता है तो लीगल नोटिस भेज के तय समय के भीतर आपको 138 NI एक्ट की कंप्लेंट जरूर फाइल करनी है कि व्यक्ति भाग जरूर गया है, लेकिन आज नहीं तो कल जब आपकी फाइल प्रोसेस होगी व्यक्ति के खिलाफ समन जारी होंगे, बेलेबल वारंट, NBW एट लास्ट स्टैंडिंग वारंट, यानी कि आज नहीं तो कल पार्टी गिरफ्त में होगी और आपको आपकी राशि का भुगतान हो। शौकत अली जी पूछते हैं कि सर ऑनलाइन लोन लिया, पेमेंट नहीं कर पाया, एजेंट धमकियां दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, क्या करूं। देखिए, हमारा मकसद यही है कि हम आपको एक बेहतर राय दें। चूंकि आपने लोन लिया है, आपकी ड्यूटी है कि आप उस लोन का रीपेमेंट करें। यदि आप किसी कारण से लोन का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो आप संबंधित बैंक या NBFC जाकर बात करें, और उस पर भी सॉल्यूशन नहीं होता है तो आप लीगल नोटिस सर्व कर दीजिए कि किस एजेंट द्वारा किस रूप से आपको धमकाया गया है, बैंक को भेज दीजिए। और उसके बाद भी यदि ये एक्टिविटीज जारी रहती है तो आप इस मामले में RBI की गाइडलाइन के अनुसार आप उस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस स्टेशन के अंदर रिपोर्ट कर सकते हैं, और RBI की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप इसमें लोकपाल को शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। कोई भी एजेंट अनर्गल वसूली के लिए और रिकवरी के लिए आपको हैरान, परेशान, शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकता है, यह आपका अधिकार है। हमारे फेसबुक फॉलोअर सचिन जी चौबे पूछते हैं सर पार्टी ने पेमेंट ले लिया फिर भी चेक लगा दिया। देखिए, कई बार गलतियां अपनी होती है और यह आपकी बड़ी गलती है। यदि आपने पार्टी को पेमेंट दे दिया है, पार्टी आपसे कोई राशि नहीं मांगती है, तो आपका यह कर्तव्य बनता है, आपका यह काम बनता है कि आप पार्टी से लिखवा के ले लें कि यह चेक नंबर उसके पास पड़े हुए हैं और वो किस कारण से आपको नहीं दे पाया है या कितने टाइम में लौटा देगा। यदि आपने पेमेंट दे दिया है, उस संबंधित आप अपना साक्ष्य अपने पास मौजूद रखें। लिटिगेशन का सामना तो आपको करना पड़ेगा, साबित तो आपको करना पड़ेगा कि आपने पेमेंट दे दिया है। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो आज की तारीख में पेमेंट दे चुके हैं, लेकिन चेक स्टाम्प आज भी उस पार्टी के पास पड़े हुए हैं। तो आपको जाग जाना चाहिए, अपने एविडेंस तैयार कर लेने चाहिए और पार्टी को इस बाबत लिखा पढ़ी करके ले लेना चाहिए, या फिर आप उनको एक लीगल नोटिस दे दो कि आपने उससे ये राशि ली थी जिसका भुगतान आप
आपने कर दिया है और उसके पास ये चेक पड़े हुए हैं जो वो आपको लौटा ले, ताकि वो आपका दुरुपयोग नहीं कर पाए और कभी ऐसी स्थिति होती है तो आप अपना बचाव कर पाए, यह आवश्यक है। बात करेंगे 3 प्रकार के नोटिस की, वकील का नोटिस, बैंक का नोटिस और कोर्ट का नोटिस। जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर कोई कर्जा होता है तो सबसे पहले बैंक अपने लेटर पैड पर अपनी बैंक की ओर से सामने वाले को इंटीमेशन लेटर भेजती है कि आपका पैसा बाकी है, आप जमा करवा दो। फिर भी यदि क्लाइंट कस्टमर जो है वो इग्नोर करता है, कोई रेस्पॉन्ड नहीं करता है, ऐसी अवस्था में कंपनी का लॉयर जो होता है, उनके जो एडवोकेट होते हैं, जो लॉ फर्म में होती है, उनकी तरफ से पार्टी को एडवोकेट की ओर से लीगल नोटिस दिया जाता है कि भाई आप भुगतान करें, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैंक के जो नोटिस होता है उसके ऊपर बैंक का लेटर पेड है, एडवोकेट का जो नोटिस है वो एडवोकेट के लेटर पेड पे है और एडवोकेट के साइन है और भेजने वाले पे एडवोकेट अंकित है। और जब यदि आपके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई होती है तो कोर्ट के नाम से आपको नोटिस आता है जिसपे कोर्ट की सील, अधिकारी के हस्ताक्षर, पेशी की तारीख, समय इत्यादि अंकित होता है। तो नोटिस कोई भी हो कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, प्रॉपर रेस्पॉन्स करना चाहिए। है कि वकील का नोटिस जब घर आता है तब लिया जाए या नहीं लिया जाए। यहाँ इस मैटर में मैं आपको क्लियर कहना चाहूंगा कि आपका किसी भी प्रकार का मैटर हो, चाहे कोई सिविल हो या फिर कोई फौजदारी मैटर हो या फिर आपके बिजनेस से रिलेटेड या कोई दूसरे लेन देन के मामले हो, ऐसी कंडीशन में कोई पार्टी यदि आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहती है तो ऐसी अवस्था में पार्टी सबसे पहले आपको लीगल नोटिस भेजती है एडवोकेट के थ्रू। वो जो लीगल नोटिस है वो आपको मिल जाता है और उस नोटिस में एक लिमिटेशन दिया जाता है, टाइम पीरियड दिया जाता है कि इस टाइम पीरियड के भीतर आप इस चीज का सॉल्यूशन कर दें, नहीं तो हम ये करेंगे। कभी भी यदि आपके घर पे वकील का नोटिस आता है तो आपको रिसीव करना चाहिए। इसके पीछे कारण ये है कि आखिर किन बिंदुओं को आधार बनाकर सामने वाली पार्टी आपके खिलाफ लीगल फाइट करने की तैयारी कर रही है, आपको इसकी जानकारी हो पाए और आप उसका बेहतर तरीके से डिफेंस कर पाए। इसलिए कभी भी यदि वकील का नोटिस आता है तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, वकील का नोटिस हमेशा रिसीव करना चाहिए और उसका हो सके तो प्रॉपर उत्तर